नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे मातृभूमि की। महाराष्ट्र के जालना में काले धन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 58 करोड़ कैश पकड़ा गया है और साथ ही 32 किलो सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं। हीरे मोती से बने 16 करोड़ का ये सामान। ये छापेमारी 8 दिनों तक चली है। इनकम टैक्स विभाग को नोटों को गिनने में 13 घंटे लगे। कुल 5 जगहों पर यह छापेमारी हुई। आयकर विभाग को आयकर चोरी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। लिहाजा खबर यह है कि आईटी विभाग ईडी की भी मदद ले सकता है। तो जालना में आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड एक हुई है। छापेमारी में 58 करोड़ कैश मिला है। महाराष्ट्र के जालना से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 घंटे तक मशीनों से कैश की गिनती करनी पड़ी। और ये देखिए, नोटों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद आपने पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो ऐसी नोटों की तस्वीरें खूब आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से भी आई थी और अब ये महाराष्ट्र के जालना से मिल रही हैं, जिसने कोलकाता के कैश कांड की याद दिला दी है। एक आयकर छापा जिसमें 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। लेकिन ये छापा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरे फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग ने ये छापा मारा। 2 स्टील प्रोडक्शन कंपनियों पर ये रेड डाली गई। छापेमारी की किसी को खबर तक नहीं हुई और रेड में आयकर विभाग ने 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। 300 के करीब अधिकारी रेड में शामिल हुए। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स, अंजलि और दुल्हनिया हम ले जाएंगे का स्टिकर लगा हुआ था। 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी चली। 58 करोड़ कैश, 32 करोड़ का सोना और 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। 5 जगह पर यह छापेमारी हुई है और आप देख सकते हैं कैश का अंबार। मृत्युंजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से टीवी स्क्रीन पर इतना नोट दर्शकों को देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हम महंगाई से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मरे जा रहे हैं और लोगों ने यहाँ कैश का ऐसे अंबार लगाया हुआ है। लेकिन एक बड़ी सफलता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मानी जाएगी। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता इनकम टैक्स विभाग के लिए और इस बड़ी सफलता को अंजाम देने के लिए बड़ी बखूबी से फिल्मी अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया और 8 दिनों की लगातार दिन रात की मेहनत के बाद में 390 करोड़ रुपए की ये संपत्ति सामने आई है। अब इससे समझिए किस तरीके से रेड किया गया। जब टिप मिला हुआ था, सिर्फ अंदाज़ा था कि यहाँ स्टील के व्यापारी हैं जिनके घरों और ठिकानों पर तमाम कैश रखे गए हैं और बहुत सारी अघोषित प्रॉपर्टी रखी गई है। इसके बाद में बाकायदा योजना बनाई गई, 5 टीमें बनाई गई। पूरे राज्य भर से 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उन गाड़ियों को इस तरह से सजाया गया जैसे ये गाड़ियां बारात में जा रही हों। सभी गाड़ियों पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे और अंजलि वेड्स राहुल के स्टिकर लगाए गए। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने इस प्रकार के रंग बिरंगे और चमकीले कपड़े पहने, मानो देखने वालों ने कहा कि ये कोई बारात जा रही है और उसमें बाराती जा रहे हैं। बिल्कुल बाराती जा रहे थे, लेकिन ये आयकर विभाग के कर्मचारी जो है ये बाराती बनकर नेक लेने जा रहे थे और इन्होंने नेक ली है 390 करोड़ की। इस प्रकार की छापेमारी की गई और 58 करोड़ रुपए कैश मिले हुए हैं। इस कैश को गिनने के लिए बाकायदा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जी मृत्युंजय, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर इनकम टैक्स अधिकारियों को इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले भी रेड की ऐसी कोशिश की गई जो नाकाम हुई, जो लीक हो जाती थी और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में बाकायदा अंजलि वेड्स राहुल लिखकर स्टिकर लगाकर बारात का रूप लेकर ये अधिकारी पहुंचे? क्या वजह है? जी, दरअसल शोभना, जो आयकर विभाग के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि कई बार रेड करते हुए कुछ सूचनाएं सामने आती हैं। पहले ये जानकारी थी कि इसके कुछ स्टील व्यापारी हैं जो इस प्रकार के आयकर की चोरी के मामले में हैं और हमें उस पर रेड करनी है। लेकिन उन्हें यह भी अंदेशा था कि ये स्टील व्यापारियों ने अपने पैसे कहीं दूसरे व्यक्ति को दिए हुए हैं और यही बात सच साबित हुई, क्योंकि इन स्टील के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, इन्होंने अपने पैसे जालना के बड़े बड़े फाइनेंसर को दिए हुए थे। और ये इस बातों का खुलासा 3 दिन बाद हुआ। जब रेड किए, दस्तावेज हाथ में लगे, डायरी हाथ में लगी, पेपर हाथ में आने लगे, तब पता चला कि इसमें बहुत सारे फाइनेंशियर भी शामिल हैं जिनके पास ये पैसे दिए गए थे और उन्होंने ये पैसा फार्म हाउस में छिपा रखा था गद्दों के बीच में। तो इसीलिए इस रेड को बहुत गुप्त रखना था, इसकी गोपनीयता बनाए रखनी थी और 3 दिन तक रेड की गई। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। जब 3 दिनों बाद पैसा मिलना शुरू हुआ, पैसा करोड़ों के आंकड़ों में मिलना शुरू हुआ, उसके बाद इसकी सूचना जालना पुलिस को दी गई। चूंकि इस मामले में 2 बड़ी स्टील कंपनियों के अलावा 2 फाइनेंसर, जालना के जाने माने फाइनेंसर और डीलर हैं, उनका भी नाम सामने आया है। साथ ही साथ एक कोऑपरेटिव बैंक की भूमिका भी संदिग्ध है जिसकी जांच की जा रही है। तो आप समझ सकती हैं कि दायरा कितना बड़ा था, किस प्रकार से पैसे
घुमाए जा रहे थे, ब्लैक मनी को घुमाया जा रहा था और इसीलिए आयकर विभाग के कर्मचारी इसको बहुत गुप्त रखना चाहते थे। जब तक ये सक्सेसफुल रेड कंडक्ट किया जाए तब तक इसकी सिक्रेसी रखी जाए। और जब कल बाकायदा एक बैंक को हायर किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वहाँ के कर्मचारियों से समय मांगा गया, 13 घंटे के लिए बैंक उधार पे लिया गया, 13 घंटे में बैंक की मशीनों का इस्तेमाल किया गया काउंटिंग के लिए, तब जाकर ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, 58 करोड़ की नकदी मिली है, 30 किलो से अधिक के सोने जेवरात मिले हुए हैं। इसके अलावा 300 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली हुई है जिसके पेपर्स मिले हुए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहां करो। सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते। सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन, सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है और उन्होंने उस पेंशन के बिल को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई ख़राब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फ़ीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फ़ीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपये महीना फ़ीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपये महीना फ़ीस लगा दी है। कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपये महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि फीस सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं।
वो कहाँ से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि इलाज राशन भी फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहाँ? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते, तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। एक और चीज़ पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए। इन्होंने छूट दे दी इनको। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला केंद्र सरकार के ऊपर। अरबपति मित्रों के 10 लाख करोड़ माफ किए हैं। आखिर केंद्र सरकार का जो बजट है वो जाता कहां है? 2014 में ये 20 लाख करोड़ का था, अब ये 40 लाख करोड़ का है। आखिर ये पैसा गया कहां? कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, फ्री का राशन देने के लिए पैसे नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगा दी गई तो फिर कौन अपने बच्चों को वहां पढ़ा पाएगा? सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज के पैसे लगने लगे तो गरीब तो मर जाएंगे। ये सभी बड़ी बातें और इन्हीं के जरिए हमला बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के ऊपर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने आपको सुनवाया। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और फ्री की योजनाओं को बंद करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ये आरोप लगाया। सरकारी स्कूलों में फीस क्यों, ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार का पैसा आखिर कहां गया? बीजेपी के नेता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश खुराना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का पैसा आखिर कहां गया? ये फ्री की योजनाओं को बंद करने की साजिश क्यों रची जा रही है? पिछले 4 दिन से एक ही बात को रटा रटाया डायलॉग बोली जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि किस उद्योगपति का माफ किया, आज तक नहीं बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया और जो प्रूफ दिए कि 140-44 करोड़ रुपया आपने अपने दोस्तों को, शराब माफिया दोस्तों को दे दिया, उसका जवाब नहीं दिया अभी तक।
ये सब जो है सिर्फ टैक्टिक्स है, सिर्फ घुमाने की। और जो मोदी जी ने जो बात बोली कि तो जो रेवड़ी है तो उसमें हमको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि रेवड़ी बांटना है वो जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं मिलनी चाहिए। अब जैसे आपने पंजाब के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया डेट है, देनदारी है पंजाब सरकार की, लेकिन आपने हर किसी को 1000 रुपया दे दिया, आपने दे दिया वो महिलाओं को। जो महिला अगर जो कमाती भी महिला है, जिस महिला जो संपन्न महिला है, उसको भी अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस गरीब व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। मोदी जी ने यही तो बोला कि आपको रेवड़ी जो बांट रहे हो सिर्फ वोट खरीदने के लिए बांट रहे हो, वो बात को ना करते हुए जो अपनी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है 144 करोड़ रुपए जो अपने दोस्तों को दिए, उसका जवाब तो दीजिए। आप सत्येंद्र जैन को जेल में बंद हैं। हरीश खुराना जी, आपने 1000 रुपए का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की मुफ्त की ऐसी योजनाएं नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मसला चल रहा है, आपको पता होगा, और सुप्रीम कोर्ट हर पार्टी के रुख को लेकर गंभीर है। देखिए, आपको फर्क लाना पड़ेगा कि एक जो गरीब लोगों के लिए योजना है उसमें और जो फ्री की रेवड़ी उसमें फर्क है। अब जैसे तमिलनाडु में है, कलर टेलीविजन आप गिफ्ट देते हैं, आप ये फ्री की रेवड़ी होती है। अगर किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए कोई योजना चला रहे हैं, वो एक्चुअली योजना है गरीब लोगों तक पहुंचने की। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों तक पहुंचने की योजना का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए 6000 रुपए दे रहे हैं, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो किसानों के भले के लिए। अगर आप जो संपन्न लोग हैं जिनको नहीं चाहिए उसको भी अगर आप दे रहे हो तो वो फ्री की रेवड़ी है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया 1000 रुपए जो आप ठीक है। हरीश खुराना जी, क्या सरकारी स्कूलों में फीस लगाने की बात की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा? क्या सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त का इलाज नहीं होगा? ये दोनों आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाए, इसलिए मैं जवाब चाहती हूँ। ये सिर्फ हवाबाजी है, बच्चों से भटकाने की कोशिश है। आज हिंदुस्तान की जनता को एक अच्छा इलाज चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल से, आपके कितने एमएलए, आपके कितने मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? जरा जवाब दे दीजिए। आप खुद और आपके मंत्री 1 करोड़ 25 लाख रुपए, मेरा आरटीए खुद का जवाब है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए खर्च कर। हरीश खुराना जी, ये जवाब तो आपसे भी मांगा जाएगा ना कि आपने सरकारी स्कूलों को क्या इस लायक बनाया है कि वहां पर अच्छे परिवारों, आप मंत्री और नेताओं को छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास है उसके बच्चे भी नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे मजबूर हैं उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए क्योंकि वहां फीस नहीं लगती है। अगर वहां फीस लगने लगेगी तो क्या होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा केंद्र सरकार विचार कर रही है कि सरकारी स्कूलों में फीस लगाई जाए? पहली बात इनको समझना पड़ेगा, जो शिक्षा है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार, मैं फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार सरकारी शिक्षा पे फीस नहीं जोड़ रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, और केंद्र सरकार इसका डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि शिक्षा जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो समझना पड़ेगा। तो इनको जिस तरह की अफवाहें फैलाने की जा रही है, और हेल्थ के ऊपर भी हॉस्पिटल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हिंदुस्तान के अंदर कोई भी टैक्स फीस नहीं लगाने जा रही सरकारी हॉस्पिटल में। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब से कि मुझे नाम बताएं, बोल रहे हैं कि हमने फ्री गिफ्ट दिए हैं, हमने फ्री के टैक्स दिए हैं कॉर्पोरेट को, उनके नाम बताए ना किसको दिया है, कौन से दोस्त है हमारे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश खुराना जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए अपना वक्त निकाला। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि मॉनसून से पूरे देश में तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक मुसीबतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं ज्यादा बारिश से बाढ़ आई है तो कहीं नदियों और डैम में उफान, तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मुसीबतों का अंत नहीं है। रिहायशी इलाकों के बीच से ये सैलाब अब बहने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमें मिली हैं, जहां लोगों के घरों के बीच से पानी इस प्रचंड वेग से आगे बढ़ रहा है और अपने शोर से लोगों के दिलों में दहशत मचा रहा है। जम्मू के रामबन में भी बादल फटने की घटना हुई है, तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मानसून के कारण मुसीबत आई है। रतलाम से लेकर इंदौर जैसी स्मार्ट सिटी भी डूब गई है। कई कॉलोनियां पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बाढ़ का खतरा अब दिल्ली को भी डरा रहा है, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से
में पानी बढ़ गया है और अगर गेट्स खोले गए तो यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। यमुना में बढ़ा ये पानी कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है और आप जानते हैं जो यमुना से लगे हुए इलाके हैं उन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। तो ये जो तस्वीरें मिल रही हैं ये डराने वाली हैं। आप जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम घटना आपको बताएं तो वहां बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। रात 3 बजे बादल फटने से सब्जी मंडी इलाके की 12 दुकानें बह गईं, नेशनल हाईवे पर बना पुल ढह गया। अब जरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये बादल फटने के बाद जो तबाही मची है उसकी पूरी तस्वीर देखिए। कुल्लू में भारी बारिश से बर्बादी। बादल फटने से रिहायशी इलाकों में सैलाब। पानी के रास्ते जो आया नदी में समा गया। बाढ़ का मलबा मकान के भीतर घुस गया। पानी के शोर से कई घरों पर पड़ा खतरा। पानी ने तोड़ दिया पुल। पानी के प्रहार से नेशनल हाईवे बंद। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो बादल फटने की घटना घटी है उसकी सबसे परेशान करने वाली तस्वीर को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बादल फटने के बाद जो पानी आया उससे देवती पंचायत के पास आनी बाजार में पानी घुस गया और बस कुछ ही सेकंड्स के भीतर करीब आधा दर्जन दुकानें धराशायी हो गई, पानी में बह गई। आनी के ही गुगरा और देवटी गांव में भी कई घरों में पानी घुस गया। गुगरा गांव में कई घरों और गाड़ियों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। ब्लॉक के सभी स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। तो ये देखिए कैसे पानी का जो वेग था वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। टीन शेड की बनी हुई ये दुकानें जो पानी में समा गई। तो गुगरा और देवटी गांव जो हैं उसमें पानी भरा। अगले आदेश तक स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से भी दिख रही हैं। अचानक वहां पर बाढ़ आ गई। माना यह जा रहा है कि बादल फटने की वजह से ये बाढ़ आई है। रामबन के मेहर इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां तेज धार में समा गई और बह गई। ये देखिए आप पानी का वेग देखिए, डर लग रहा है इस पानी को देखकर। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है वो इसके साथ इसमें समा जा रहा है और बह जा रहा है। तो कई गाड़ियां पानी की इस धार में बह गई। अचानक ये बाढ़ आई। जम्मू का रामबन इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। और बाढ़ और बारिश से पूरे हिंदुस्तान में लगभग ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। जम्मू में भी मुसीबतें बेहद बढ़ गई हैं। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में कल से हो रही बारिश के चलते जम्मू के नदी नाले उफान पर हैं। नतीजा जम्मू की सड़कें और गलियों में तालाब जैसी तस्वीर नजर आ रही है। कई गलियों में पानी भरा है। लोगों के घरों के बाहर तक कमर तक पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, जो लोग इसमें जा रहे हैं कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी है, कुछ इलाकों में कमर तक पानी है। पूरी की पूरी जो कॉलोनीज है वो पानी में डूब गई हैं। ये आप देख सकते हैं जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो पूरी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। और ऐसे में बहुत खतरा हो जाता है बिजली से करंट आने का। ये तार भी आप देख सकते हैं, खंबे जो हैं वो सब पानी में डूबे हुए हैं। तो घरों के बाहर कमर तक पानी है। जम्मू में नदी नाले जो है उफान पर हैं। पूरी पूरी कॉलोनीज जो है वो पानी में डूब गई हैं। टाउन प्लानिंग का तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है इस देश में।
स्मार्ट सिटी ले लीजिए, गांव ले लीजिए, हर जगह बारिश हुई नहीं, बाढ़ आई नहीं कि पानी भरा घरों के अंदर। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों की भी मुसीबतों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में 1,87,500 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में अधिक बरसात होने के कारण कैचमेंट एरिया से पानी यमुना नदी में पहुंचेगा और यमुना नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। ये पानी अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। इससे दिल्ली के निचले इलाकों में नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश के कारण प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो हथनीकुंड बैराज से जब भी पानी छोड़ा जाता है बरसात के मौसम में, तो दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अगले 72 घंटे में ये जो लगभग 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो छोड़ा गया है वो दिल्ली पहुंचेगा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में पानी के प्रहार से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है। शहर के शहर डूब रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में थोड़ी सी बारिश से बेबसी नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। इंदौर की गलियों में कमर तक पानी जमा हो गया है। मंदिर, सड़क, सब कुछ पानी में समा गया है। आसमान से बरस रही आफत मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूटी है। ये प्रलयंकारी लहरें मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिली। भारी बारिश के बीच लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और केदारेश्वर मंदिर में सैलाब आ गया। पानी की आवाज जोरों से डरा रही थी। पहाड़ी से पानी की तेज धारा मंदिर परिसर में गिर रही थी और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर झरने में तब्दील हो गया। दूर पहाड़ी से होता हुआ सैलाब पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। मंदिर परिसर ही नहीं, पूरे रतलाम शहर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के ऊपर से पानी का प्रवाह काफी तेज गति में नजर आ रहा है। पानी का प्रवाह देख सड़क के किनारे पर लोग ठिठक गए। जब पानी इतनी तेज गति से बहता हुआ हो तो सड़क पार करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर खड़े लोगों ने पानी कम होने का इंतजार किया, लिहाजा ये सभी लोग सुरक्षित रहे। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर कैसे तालाब में तब्दील हो गया, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रतलाम में बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सड़क के बीच में बना डिवाइडर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी गाड़ियां किसी तरह से निकल जा रही थी, लेकिन बाइक सवार लोग परेशान नजर आए। किसी की गाड़ी बंद हो गई तो कोई पानी भरा होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। रतलाम शहर का हर गली चौराहा पानी से लबालब नजर आया। रतलाम शहर की ये तस्वीर पूरे ड्रेनेज सिस्टम के पोल खोलने के लिए काफी है। आए दिन शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। सिर्फ शहर का नाम बदला है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। फिर भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
तो ये हमने आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें दिखाई। अब मध्य प्रदेश के अगले शहर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में कल रात खूब बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, कई गाड़ियां पानी में बह गई। प्रजापत नगर, जहां पानी में गाड़ियां बह गई थी, वो स्थान निचला इलाका है और उसी रास्ते से ऊपरी क्षेत्र का पानी नजदीक के सिरपुर तालाब में जाता है। तेज बारिश के कारण ये गाड़ियां बह गई। अब नुकसान का अंदाजा आप लगाइए कि आदमी EMI दे रहा होता है, अपनी जमा पूंजी जोड़कर गाड़ी खरीदता है कि आने जाने में परिवार के साथ आवाजाही में आसानी हो जाएगी, और गाड़ी ऐसे तबाह हो जाए, ऐसे चली जाए, बह जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो इंदौर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर को हर साल मिलता है, और बारिश ने क्या हालत कर दी वो आप देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर की अगर बात करें तो वहां भी भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश ने सरकार के विकास के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस आफत की बारिश से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉपी किताबें इनके हाथ में आप देख सकते हैं, और भरे हुए पानी में, कीचड़ में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज आतंकवादियों ने उरी जैसी घटना दोहराने की कोशिश की। सेना के एक कैंप पर आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया। सेना के कैंप में घुसकर हमला करने की ये पूरी साजिश रची गई, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। हालांकि इस घटना ने देश में अपने 3 जवानों को भी खोया है। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर परगल आर्मी कैंप पर हमले की यह साजिश थी। परगल में सेना की एक कंपनी की ऑपरेटिंग बेस है, जिस पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने बीती रात कोशिश की, और इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। सेना ने और जवानों को मौके पर परगल आर्मी बेस के लिए रवाना किया, और फिर मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इस इलाके में सेना अभी भी अलर्ट है। हथियारों के साथ जवान पूरी तरह तैनात हैं। पहाड़ों के ऊपर से निगरानी की जा रही है, तो सड़कों पर से गुजर रहे एक एक शख्स की तलाशी भी ली जा रही है। तो राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला बोला गया। मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। अभी भी सेना हरकत में है, पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए उस ढेर हुए आतंकवादी की। बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। और राजौरी के परगल में सेना के जिस कैंप पर हमले किए आतंकवादियों ने प्लान बनाया था, वो एक COB है। COB मतलब कंपनी ऑपरेटिंग बेस। ये सेना का सबसे छोटा कैंप होता है, जिसमें सेना की एक कंपनी के जवान होते हैं। इस बेस में 100 से 150 जवान होते हैं। COB का कमांडर एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है। तो परगल के COB पर हमला करने की पूरी साजिश रची गई। कंपनी ऑपरेटिंग बेस, और जो कमांडर होता है COB का, वो एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है। COB जो है वो सेना का सबसे छोटा कैंप होता है। उस पर हमला करने की यह साजिश आतंकवादियों के द्वारा रची गई। COB में एक कंपनी के 100 से 150 जवान होते हैं। मेजर रैंक का जो अधिकारी होता है वो कमांडर होता है इस पूरे COB का। तो ये जो आतंकी हमले की साजिश रची गई, इसको नाकाम किया गया। 2 आतंकी मार गिराए गए। राजौरी में आतंकी कार्रवाई में हमने अपने 3 जवानों को खो दिया है। उन तीनों शहीदों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उनके नाम हम आपको बता दें। सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मणन जी। तो 3 वो बहादुर जो इस पूरे हमले में शहीद हुए। मुंहतोड़ जवाब सेना के द्वारा दिया गया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अजय बाचलू ज्यादा जानकारी लेकर हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन नुकसान हमारा भी हुआ और 3 सेना के ये जवान शहीद हुए। अब इस समय का क्या स्टेटस है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सेना ने अभी भी उस इलाके को खाली नहीं किया है, घेरा हुआ है और सर्च चल रही है। जी बिल्कुल, उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
दरहाल से ये परगाल का जो इलाका है करीब 6 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ पर दरहाल में ही सारी आवाजाही रोक दी गई है। परगाल की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं यहाँ पर सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो लगातार यहाँ पर सर्च चला रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी शोभना यह है कि ये जो इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है, जंगल का इलाका है और साथ में बारिश बहुत हो रही है। बारिश के चलते यहाँ जो है ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार सुबह से जम्मू के साथ साथ राजौरी, पुंछ और बाकी जिलों में जिस तरह से बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बनी हुई है। लेकिन हाँ, फिलहाल पूरी तरह से आवाजाही रोक दी गई है। किसी को भी दरहाल से परगाल की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पूरा वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और व्यापक पैमाने पर वहां जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोभना, तो बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता अजय बाचलू देते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन आतंकवादियों की जिन्हें ढेर किया गया। सुन लेते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। 3 कैजुअल्टीज हुई हैं, जो फौजी जो जवान शहीद हुए हैं और दो तीन जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो जिनको मतलब फौजियों को आगे बताया जा रहा था। 2-3 दिन से आगे जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में फर्दर इलाज के लिए भेजा गया। सर कुछ इनपुट था, क्योंकि कोई कह रहे कि 2-3 दिन से घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में भी इनको देखा गया। हाँ, ये कोई इनपुट आई थी जो दराल टाउन के लिए, तो उस पर जो है वो काम फौज और पुलिस कर रही थी और कुछ इलाके का कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। तो इसका जो है वो प्रेजेंस का जो है इसके जो, क्योंकि वेजिटेशन है तो ये सिर्फ दरहाल ही नहीं बाकी और राजौरी में आतंकी प्लान को नाकाम करने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि फिदायीन पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत के घाट उतार कर जवानों ने की बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दोनों फिदायीन हमलावर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के दरहाल क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया है। हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आसपास जो आतंकियों ने एक योजना बनाई थी उसको नाकाम किया। तो सेना को बड़ी कामयाबी मिली, दोनों फिदायीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि 3 सेना के जवान भी इस पूरी साजिश के चलते शहीद हो गए और मुंहतोड़ जवाब सेना ने आज दिया। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।